अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 24 को। चैप्टर नंबर 24 का टाइटल है एवोल्यूशन। तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम एक बात को डिस्कस करते हैं। लेट्स मैं कहता हूँ मेरे पास एक इंडिविजुअल है और उसकी बॉडी की शेप ये है। जब ये इंडिविजुअल प्रोडक्शन करता है इससे नया इंडिविजुअल बनता है। तो जो नया इंडिविजुअल इस इंडिविजुअल से बना है वो तकरीबन ऐसा ही होगा, लेकिन उस इंडिविजुअल में वेरिएशन आएगी, चेंज आएगी। और इसी तरह जब ये इंडिविजुअल नेक्स्ट जनरेशन में चेंज बनाता है तो उस जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें जो शेप बेटा आपको डिफरेंस नजर आ रहा है। इसी तरह मैं मिसाल दूंगा कि आप अपनी मिसाल लें कि आपके पेरेंट्स और आप में डिफरेंस क्या 100% अपने पेरेंट्स जैसे नहीं है। आपकी सोच, आपकी मेंटालिटी आपके पेरेंट्स से मुख्तलिफ है। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट रखना चाहता हूँ कि आपके अंदर जो खुसूसियात हैं, जो ट्रेड्स हैं, जो एबिलिटीज हैं, क्या वो आपके पेरेंट्स से बेहतर हैं या नहीं। तो जवाब ये मिलेगा कि आपके बॉडी में जो ट्रेड्स आए हैं वो आपके पेरेंट के मुकाबले में अच्छे ट्रेड्स हैं। क्यों? क्योंकि आप जिस इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं आपके पेरेंट्स ने उस इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट नहीं किया, क्योंकि आपके पेरेंट की जो लाइफस्टाइल थी वो कुछ और थी, आपकी लाइफस्टाइल कुछ और है। तो इस तरह हम बताते हैं कि चूंकि वालिदैन से बच्चे मुख्तलिफ होते हैं और मुख्तलिफ होने के साथ साथ जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें मॉडिफिकेशन आई, उसमें चेंज आई तो है। उस चेंज आने के बावजूद वो जो चेंज है वो पॉजिटिव चेंज है, नेगेटिव चेंज नहीं होती। तो आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन भी यही बताता है कि एक जनरेशन से जब दूसरी जनरेशन बनती है उसमें चेंजिंग आती है। चेंज इन वन जनरेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ओवर टाइम, वक्त के साथ साथ एक जनरेशन की जो इंडिविजुअल उसमें चेंजिंग आती है बेटा हम उसको नाम देते हैं एवोल्यूशन का। चेंज इन ऑर्गेनिज्म ओवर टाइम, दैट इज कॉल्ड एवोल्यूशन। और ये एवोल्यूशन आती क्यों है? उसकी बेसिक रीजन ये है कि मियोसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर होती है। तो उस क्रॉसिंग ओवर के दौरान दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम करते हैं। ये वाले जो दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं अपने पोर्शन को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं। तो इसके नतीजे में नेक्स्ट जनरेशन में वेरिएशन आती है और जो वेरिएशन आती है वो मोस्टली पॉजिटिव वेरिएशन है। तो नेक्स्ट जनरेशन में पॉजिटिव वेरिएशन है, नेक्स्ट जनरेशन में चेंज है, इसको हम नाम देंगे एवोल्यूशन को। तो ये देखते हैं एवोल्यूशन है क्या। ग्रेजुअल या कंटीन्यूअस मॉडिफिकेशन ऑफ एंसेस्टर फॉर्म। एंसेस्टर में ग्रेजुअल और कंटीन्यूअस मॉडिफिकेशन आ रही है। किन में? डिसेंडेंट्स में। एक जनरेशन के जो मेंबर्स हैं वो जब दूसरी जनरेशन बनाते हैं उनमें कंटीन्यूअस बतदरीज चेंजिंग आती है बेटा। तो उस चेंजिंग को हम नाम देते हैं एवोल्यूशन का। आपने देखा होगा कि ह्यूमन बीइंग एक ही स्पीशी है, तो एक ही स्पीशी से बिलोंग रखने वाले जो इंसान है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं होते, शक्ल सूरत के एतबार से एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो बेटा हम कहेंगे कि वेरिएशन होती है एक ही स्पीशी में, और उस वेरिएशन की जो काज है वो है म्यूटेशन। उस वेरिएशन की काज है क्रॉसिंग ओवर। और दूसरी बात करेंगे इंडिविजुअल की एक ही जनरेशन में जो चेंजिंग आ रही है उसे हम नाम देंगे एवोल्यूशन का। तो एवोल्यूशन हुई है, कैसे हुई है? वक्त के गुजरने के साथ साथ। और बाज़ का ऐसा हुआ है कि जो एवोल्यूशन है, चेंज इन ऑर्गेनिज्म है, वो इस तरह हुई है कि अगर मैं कहूं कि ये मेरे पास जनरेशन नंबर 1 है, ये वाली जनरेशन नंबर 2 और ये है तीसरी जनरेशन। अब पहली जनरेशन में जो चेंज आई,
अगर यही जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन में कंटिन्यूअस रहे तो उसे कहते हैं कंटिन्यूअस वेरिएशन, कंटिन्यूअस चेंज आ रही है। मैं सिंपल सी मिसाल देता हूं कि लेट्स किसी का नाक चिपटा हुआ है और उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें भी चिपटा हुआ ही नाक हो, तो हम कहते हैं कंटिन्यूअस जनरेशन है, कंटिन्यूअस वेरिएशन आ रही है। तो यहां हम बात करेंगे कि डिसेंट कहते हैं जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूसिंग विद मॉडिफिकेशन, जो नेक्स्ट जनरेशन आई उसमें मॉडिफिकेशन थी। तो ये है बेसिक कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन को अगर हम एक लाइन में बताना चाहें या दो तीन वर्ड्स में कंक्लूड करना चाहें तो हम कहेंगे डिसेंट विद मॉडिफिकेशन इज कॉल्ड एवोल्यूशन। कि जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग बन रही है, जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग आई है उसमें चेंजिंग आ जाना और वो मॉडिफाइड होकर आ रही है और जो चेंजिंग है वो पॉजिटिव है, इसे हम कहते हैं डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि नेक्स्ट जो जनरेशन उसमें वेरिएशन आ रही है, वेरिएशन को हम कहते हैं चेंजिंग। नेक्स्ट जनरेशन में चेंजिंग आ रही है, तो जो नेक्स्ट जनरेशन में चेंजिंग आ रही है उसकी रीजन क्या है? क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस। अब इसकी सिंपल सी मिसाल के एक ही जो पेरेंट है उनके जो 5 ऑफस्प्रिंग है वो पांचों के पांचों एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। तो वेरिएशन की हमारे पास दो टाइप आएगी, कंटीन्यूअस वेरिएशन जो जनरेशन टू जनरेशन एक इंडिविजुअल एक चेंज आई और उसकी जनरेशन में वो कंटीन्यूअस रहे, वही एक चेंज, तो उसे कहेंगे कंटीन्यूअस वेरिएशन। और अगर वो एक इंडिविजुअल की जनरेशन में वो जो चेंज है वो कंटीन्यूअस ना रहे तो उसे कहेंगे डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन। मिसाल के तौर पर हमने तीन जनरेशन की नंबर 1 2 3, एक जनरेशन नंबर 1 में म्यूटेशन हुई और वो जो जनरेशन नंबर 1 में चेंजिंग आई, वेरिएशन आई, वो वेरिएशन म्यूटेशन की वजह से वेरिएशन आई, वो वेरिएशन अगर नेक्स्ट जनरेशन में ना जाए, इधर जाने के बजाय तीसरी जनरेशन में एक्सप्रेस हो जाए, तो इसे कहते हैं डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन। और अगर ऐसा हो कि पहली जनरेशन में जो चेंज है वो दूसरी में भी एक्सप्रेस हो, वही जो चेंज है तीसरी में एक्सप्रेस हो, तीसरी जनरेशन में जो चेंज है वही जनरेशन फोर्थ जनरेशन में एक्सप्रेस हो, तो इसे कहते हैं कंटीन्यूअस जनरेशन। तो कंटीन्यूअस जो वेरिएशन है जनरेशन में जो आ रही है उसकी रीजन आपने बतानी है वो है एवोल्यूशन, चेंज आ रही है। तो एवोल्यूशन को हमने डिस्कस क्यों करना है, इसके रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं। तो पहली बात हम करेंगे कि हमारे पास सवाल है कुछ कि हाउ ओल्ड इज द प्लेनेट अर्थ, कि ये जमीन कितनी पुरानी है या जमीन की एज कितनी है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, हाउ लॉन्ग हैज लाइफ ऑन अर्थ, कि जमीन की एज तो जो पहला सवाल है, दूसरा सवाल अपना है कि जमीन पर लाइफ कितने साल पुरानी है, ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है हाउ डिड लाइफ अराइज ऑन अर्थ, जमीन पर लाइफ बनी कैसे, लाइफ अराइज कैसे हुई। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डिड सर्टेन एनिमल स्पीशीज कम इनटू एग्जिस्टेंस, किस तरह खास एनिमल्स की जो स्पीशीज हैं जमीन पर एग्जिस्ट हो गई। तो ये बेटा मुख्तलिफ क्वेश्चंस जो हमारे ज़हन में आते हैं कि जमीन की एज कितनी है, लाइफ इस जमीन पर कितने साल पुरानी है और लाइफ जो कितने साल पुरानी है वो बनी कैसे। तो ये मुख्तलिफ सवालात हैं, इन सब क्वेश्चंस के जो आंसर वो हमें बताएगा एवोल्यूशन का कंसेप्ट। जब हम एवोल्यूशन को डिटेल से डिस्कस करेंगे तो हमें इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो बेटा एवोल्यूशन क्या है? चेंज इन ऑर्गेनिज्म ओवर टाइम, वक्त के साथ साथ ऑर्गेनिज्म की एक ही जनरेशन के ऑर्गेनिज्म में जो चेंज आ रही है, जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें मॉडिफिकेशन आ रही है, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड एवोल्यूशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज से लाखों साल पहले जो इंसान थे उनमें और आज जो मौजूदा दौर में इंसान है उनमें फर्क है। क्यों? क्योंकि उनसे लाखों साल पहले से लेकर आज तक बहुत सारी वेरिएशंस आई हैं, बहुत सारे चेंजिंग आई हैं। तो अगर तो वो चेंजिंग आई है तो उसका मतलब एवोल्यूशन हुई है। और अगर चेंजिंग ना आए, मिसाल के तौर पर आज से 200 साल पहले इंसान जैसे थे बिल्कुल वैसे ही इंसान आज हो, ऐसा नहीं है। इंसान की मेंटालिटी में फर्क आ गया, इंसान की जो है वो
वर्किंग एबिलिटी में फर्क आता है, तो बहुत सारी चेंजिंग आई है वक्त के गुजरने के साथ साथ। एक मैं इंसान की स्पीशी की बात कर रहा हूँ, लेट्स मैं कहता हूँ कि किसी भी एनिमल की स्पीशी की मैं बात करता हूँ, उस स्पीशी में भी वक्त के गुजरने के साथ चेंज आई। लेट्स मैं कहता हूँ कि गोट की स्पीशीज है, आज से 500 साल पहले जो गोट थी वही गोट आज भी मौजूद है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, उनकी जनरेशन है, लेकिन जो ट्रेड आज की जो गोट की जनरेशन में है वो जो 500 साल पहले जो गोट थी वो ट्रेड उसमें मौजूद नहीं थे। जो आज हमारे पास गोट की जो मेंबर्स हैं या डिफरेंट एनिमल्स के मेंबर्स, उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन आ चुकी है, उसमें चेंजिंग आ चुकी है, जिसको एक्सप्लेन करता है एवोल्यूशन का कंसेप्ट। तो ये बात हमें क्लियर हो गई कि एवोल्यूशन हुई है, इंडिविजुअल में चेंजिंग आई है। कैसे है ये वक्त के गुजरने के साथ साथ। इसकी मैंने सिंपल सी मिसाल दी कि आज से 1000 साल पहले का जो इंसान है वो और आज का जो इंसान है उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। तो उसकी मेन फर्क आ जाएगा उसकी मेंटेलिटी का, उसकी बॉडी के वर्किंग का, उसके हार्मोनल बैलेंस का, उसकी बॉडी वेट का, उसकी हाइट का। तो डिफरेंट जो वेरिएशन है, जो चेंजिंग है, वो इंडिविजुअल्स में आती है वक्त के गुजरने के साथ साथ, वो जनरेशन टू जनरेशन वेरी करती रहती है। एवोल्यूशन का बेसिक कंसेप्ट की चेंजिंग आई है, और एवोल्यूशन की जो बेस है वो क्या है, बड़ा याद रखें, एमसीक्यूज भी है कि एवोल्यूशन की जो बेस है वो है, बेसिस ऑफ एवोल्यूशन है इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जानदारों का इनके इन्वायरमेंट के साथ क्या ताल्लुक है। बड़ा याद रखना, अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन एक्सट्रीम हो, इंतहाई दर्जे की सर्दी हो, वहां पे जो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करेंगे वो एग्जिस्ट करेंगे जिनको हाइट जो लो टेम्परेचर है वो बियर करने की एबिलिटी मौजूद हो। इसी तरह बहुत ज्यादा गर्मी है, जो गर्मी की इंतहाई दर्जे की गर्मी में वही एनिमल एग्जिस्ट कर सकते हैं जो इसको बियर कर सकते हैं। तो वो एनिमल्स, वो ऑर्गेनिजम्स, वो जानदार जो एक्सट्रीम कंडीशन पर एग्जिस्ट ना कर पाए तो क्या होता है, उनकी डेथ हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि नेचर सिलेक्ट करती है उन इंडिविजुअल को जिन इंडिविजुअल में ऐसे ट्रेड्स मौजूद हैं, ऐसी खुसूसियात मौजूद हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन में भी एग्जिस्ट कर पाए। तो यहाँ पे हम मेन बात बताएंगे कि एवोल्यूशन की जो बेस है, जो बुनियाद है, वो है नेचर का सिलेक्ट करना, किन को, इंडिविजुअल को। और नेचर किन इंडिविजुअल को सिलेक्ट करती है, नेचर सिर्फ और सिर्फ अच्छी खुसूसियात रखने वाले इंडिविजुअल को सिलेक्ट करती है, और जो इंडिविजुअल अच्छी खुसूसियात नहीं रखते नेचर उनको सिलेक्ट नहीं करती। तो ये है बेसिस ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन की बुनियाद। कि एवोल्यूशन की बुनियाद में हम मेन पॉइंट ये बताते हैं कि एवोल्यूशन हमेशा तब होती है, एवोल्यूशन की जो बुनियाद है वो है नेचुरल सिलेक्शन, कि नेचर अच्छे ट्रेड को सिलेक्ट कर लेगी और जो अच्छे ट्रेड नहीं होते उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। बेटा ये सिंपल सी मिसाल है कि अगर हम पाकिस्तान की मैं बात करता हूँ 2017-18 में टेम्परेचर +55 तक गया है, तो उस टेम्परेचर में जो 50+ लोग थे, मीन कि जिनकी एज 50+ थी, उनकी डेथ के चांसेस सबसे ज्यादा थे, और जो लोग 20 to 30 एज के थे उनकी डेथ के चांसेस मिनिमम थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेचर ने अच्छे ट्रेड कौन से थे, एज के पॉइंट ऑफ व्यू से 20 to 30 ईयर के लोग उनको सिलेक्ट कर लिया, और 50+ लोगों को जो है वो डेथ की वजह बन गई। तो ये है नेचर की सिलेक्शन, एनवायरमेंटल कंडीशन की बुनियाद पर ये नेचर सिलेक्ट करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो नेचुरल सिलेक्शन है इसकी दो हमारे पास एक मफरूज़ा है, उसमें कहते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचर सिलेक्ट करती है इंडिविजुअल्स को क्यों करती है, उनमें मौजूद ट्रेड की वजह से। जब भी बेटा नेचुरल सिलेक्शन की बात करेंगे तो हम एक साइंटिस्ट का नाम हमेशा डिस्कस करेंगे, वो है डार्विन। वो फर्स्ट साइंटिस्ट है जिसने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में अपना मफरूज़ा पेश किया। इसने अपनी जिंदगी के अच्छा खासा टाइम नेचर को, जो नेचुरल सिलेक्शन है, इसको डिस्क्राइब करने से पहले इसने नेचर के ऊपर काम किया, नेचर को सर्च किया, और एट द एंड इसने एक मफरूज़ा दिया कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचर जिन इंडिविजुअल को सिलेक्ट करती है वो इंडिविजुअल
जिंदा रहते हैं, जिनको सिलेक्ट नहीं करती वो खत्म हो जाते हैं। तो ये है डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इसने अपने आप को मफरूजा दिया। और याद रखिएगा डार्विन के मुकाबले में एक और थ्योरी भी मौजूद थी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के अलावा, वो थ्योरी थी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। तो ये थ्योरी क्या कहती थी कि इस थ्योरी के मुताबिक इंडिविजुअल जो अब मौजूद हैं एज सच एज ही 500 साल पहले थे, एज सच एज ही दुनिया में आए हैं, कि जो इंडिविजुअल आज हमारे पास जिस हालत में मौजूद हैं वैसे ही लाखों साल पहले थे। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन एक थ्योरी है, एक मफरूजा है। कार्लोस लिनियस ने इसको डिस्क्राइब किया, इसके ऊपर काम भी किया। तो कार्लोस लिनियस ने कहा कि जो इंडिविजुअल्स मौजूदा हालत में मौजूद हैं वो वैसे ही दुनिया में बने थे, जब दुनिया में आए थे वो वैसे ही हैं। जो इंडिविजुअल आज हमारे पास मौजूद हैं वही इंडिविजुअल लाखों साल पहले थे। मीन के अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये एक इंडिविजुअल है, उसकी 100 जनरेशन गुजर गई, 100 जनरेशन में कोई भी चेंज नहीं आई, ये है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, कि इंडिविजुअल स्पेशल प्रोड्यूस हुए थे, कि इसमें किसी किस्म की चेंजिंग नहीं है। मीन के थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन एवोल्यूशन के अगेंस्ट काम करती थी। ठीक है, तो ये कार्लोस लिनियस ने इसके बारे में इसके हक में था। इसी तरह अरिस्टोटल साइंटिस्ट है, वो भी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को ही फॉलो करता था। लेकिन बेटा इसकी सबसे मेजर ड्रॉबैक ये थी कि ये हमारी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि एक जनरेशन जब दूसरी जनरेशन आती है उसमें बहुत सारी चेंजिंग आ जाती है। तो जब बहुत सारी जनरेशन गुजर जाएंगी तो उनमें जो चेंजिंग की कंडीशन होगी वो तो बहुत ज्यादा होगी। तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन मौजूद है, ठीक है, एक मफरूजा है। इसी तरह थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन भी एक मफरूजा है। जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है ये एवोल्यूशन को फॉलो करती है, एवोल्यूशन को अहमियत देती है, जबकि थ्योरी ऑफ जो स्पेशल क्रिएशन है ये एवोल्यूशन को रिजेक्ट करती है। कहते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन का एक एजेंडा है कि इंडिविजुअल जैसे आज हैं ऐसे ही लाखों साल पहले ये मौजूद थे। ये थ्योरी और डिफरेंट जो थ्योरीज मौजूद हैं। अब बेटा बुक से कुछ साइंटिस्ट हैं, इनके वर्क हम डिस्कस करते हैं। जी बेटा अपने अपनी बुक्स ओपन कर लीजिएगा। बुक्स में कुछ एमसीक्यूज हैं, ये आपने अच्छी तरह कर लेने। पेज नंबर 222 और 223 यहाँ पे मुख्तलिफ साइंटिस्ट हैं, आपने इनके जो अचीवमेंट है, इनका जो वर्क है, इनको अच्छी तरह पढ़ लेना। तो इनमें बेटा कार्लोस लिनियस लेमार्क, कार्लोस लिनियस ने बताया कि सॉर्ट एंड फाउंड ऑर्डर इन द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। इसने कहा कि जिंदगी में डाइवर्सिटी है। ही इंट्रोड्यूस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फॉर नेमिंग स्पीशीज, ये हमने फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 में डिटेल के साथ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर डिस्कस किया और हमने बताया कि कार्लोस लिनियस ने इसके बारे में डिटेल के साथ हमें बताया। देन लेमार्क एवोल्यूशन को फॉलो करता था। He published his theory of evolution, इसने भी अपनी एवोल्यूशन के बारे में थ्योरी दी, लेकिन वो थ्योरी हरगिज़ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन नहीं थी, वो कोई और थ्योरी थी। नेक्स्ट साइंटिस्ट था मैल्थस, पब्लिश एसे, उसने एक मुकम्मल तौर पे एसे लिखा। जो पहले टाइम था वहाँ पे ये वाले जो रिसर्च पेपर के बजाय एसे लिखे जाते थे। प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, तो जो मुख्तलिफ पॉपुलेशन है ये कैसे एग्जिस्ट करती हैं, इन्वायरमेंट के साथ कैसे इनका इंटरेक्शन है। क्यूवियर कंट्रीब्यूटेड मच टू साइंस ऑफ पैलियोंटोलॉजी, इसने पैलियोंटोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा काम किया। पैलियोंटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ फॉसिल्स। इसने फॉसिल्स के बारे में लाइफ के डिफरेंट जो मरहले हैं, इसने जो फॉसिल्स है उसके डिफरेंट जो टाइप्स हैं उसको उसने डिटेल के साथ डिस्कस किया। लॉयल, ये वाला एमसीक्यूज लॉयल वाला आंसर पेपर में पूछा गया। पब्लिश प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी, जियोलॉजी का जो प्रिंसिपल है उसको इसने पब्लिश किया। डार्विन, इसने एक वॉयेज ऑफ बीगल, बेसिकली इसने एक इलाका है उसको उसके ऊपर काम उसके रिसर्च की, रिसर्च करने के बाद अपने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पेश की। तो इसका जो बाकायदा हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन भी है और एक डिटेल के साथ टॉपिक भी हम ये नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस भी करेंगे। इसने अपनी बुक लिखी जिसमें ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के बारे में बताया, ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बताया। मेंडल
पब्लिश पेपर ऑन इनहेरिटेंस, इसने इनहेरिटेंस के ऊपर काम किया। वेलस और जो डार्विन है दोनों का काम सेम था, लेकिन डार्विन ने अपना काम पहले कंप्लीट कर लिया और वेलस ने अपना काम जो है वो बाद में किया। बेटा ये कुछ एमसीक्यूज हैं, ये आपने अच्छी तरह कर लेनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एवोल्यूशन ऑफ प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स, या हम ये भी कह सकते हैं कि यूकैरियोट्स का बनना प्रोकैरियोट्स से। जो प्रोकैरियोट्स हैं और यूकैरियोट्स से सबसे पहले हम इनमें फर्क बताते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स उसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। तो बेटा अगर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, इसलिए मैं दो सेल आपके सामने बनाता हूँ। अब एक सेल में जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में सबमर्ज्ड है, और दूसरे सेल में जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में सबमर्ज्ड नहीं है, मिक्स अप नहीं है, बल्कि उसको एक मेम्ब्रेन ने कवर किया जिसको हम न्यूक्लियर इनवेल्व कहते हैं। न्यूक्लियर इनवेल्व के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल मौजूद है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व हो जाता है, हल हो जाता है, मिक्स अप हो जाता है। जबकि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर इनवेल्व के गिर्द एक न्यूक्लियर मटेरियल के गिर्द मौजूद होती है। तो ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स है। अब हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो ये है कि ये वाले जो यूकैरियोट्स हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास चार मेजर जो किंगडम है, किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, वो सारे यूकैरियोट्स है, और हमारे पास सिर्फ एक किंगडम प्रोकैरियोटी, ये किंगडम मोनोना, ये हमारे पास यूनिसेलुलर है और प्रोकैरियोट है। तो प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स किस तरह बने, ये एक हमारे पास टॉपिक है कि यूकैरियोट्स किस तरह प्रोकैरियोट्स से बन रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि प्रोकैरियोट्स कैसे बने। यूकैरियोट्स तो बाद में बात करते हैं, प्रोकैरियोट्स कैसे बने। तो यहाँ पे हम एक थ्योरी पेश करते हैं कि होता यह है कि बायो एलिमेंट 16 है, वो आपस में मिलते हैं कहाँ पे, एक्वेटिक एनवायरनमेंट, पानी में बायो एलिमेंट मिले और उनके मिलने से एक इंडिविजुअल डेवलप हुआ, एक इंडिविजुअल बना, उसको हमने नाम दिया प्रोकैरियोट्स का। और इंडिविजुअल बना कहाँ पर, पानी में बना, लेकिन कौन से पानी में, हॉट स्प्रिंग में, गर्म चश्मों में, जहां पे टेम्परेचर मोर देन 100 होता है, 100 से ज्यादा टेम्परेचर होता है, जहां पे जो यूकैरियोट्स हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते, वहां पे पहले जो सबसे पहले जो जानदार बने थे वो वहां पे एग्जिस्ट कर गए। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि प्रोकैरियोट्स कैसे बने। तो प्रोकैरियोट्स बनते हैं 16 बायो एलिमेंट के मिलने से प्रोकैरियोट्स बनते हैं। एक तो हम मफरूजा ये पेश करते हैं, थ्योरी ये पेश करते हैं कि 16 बायो एलिमेंट मिले, उनके नतीजे में इंडिविजुअल बना, दैट इज द प्रोकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट किन एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, वो हाइड्रोथर्मल वेंट्स, हाइड्रो पानी, थर्मल हाई टेम्परेचर रखने वाले पानी में, वेंट्स कहते हैं चैम्बर्स रीजन को, ऐसे रीजन जहां पे टेम्परेचर हाई है वहां पे प्रोकैरियोट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो प्रोकैरियोट्स का बनना, और दूसरी बात आ जाएगी प्रोकैरियोट्स की एग्जिस्टेंस, ये पहला, ये मेन इंपॉर्टेंस है। तो पहले हम ये बताएंगे कि प्रोकैरियोट्स बने कैसे। ये 16 बायो एलिमेंट के मिलने से बनते हैं, एक थ्योरी ये बताई जाती है। और दूसरी की प्रोकैरियोट्स एग्जिस्ट कैसे करते हैं, कहते हैं ये हाई टेम्परेचर में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, हाई साल्ट एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, साल्ट एनवायरनमेंट में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये एक्सट्रीम कंडीशन में एग्जिस्ट कर सकते हैं। इनकी एग्जिस्टेंस ही यूकैरियोट्स को इवॉल्व करेगी। ये अकेले जो प्रोकैरियोट्स हैं पहले ये एग्जिस्ट हुए, उस जगह पे इन्होंने अपने आप को मेंटेन किया, मेंटेन करने के बाद इन्होंने यूकैरियोट्स बनाए। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स का बनना और इनके एग्जिस्टेंस को डिस्कस करेंगे। तो प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स कैसे बनते हैं ये हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में देखेंगे। तो बेटा यहां पे हम बात करते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स की। अंडर नाउन हॉट स्प्रिंग्स कॉल्ड हाइड्रोथर्मल वेंट्स, ये गर्म चश्मों को हम नाम देते हैं। दीस वेंट्स वुड हैव सप्लाई एनर्जी, इन वेंट्स में एनर्जी मौजूद होती है, एंड रॉ मटेरियल फॉर ओरिजिन एंड सर्वाइवल ऑफ लाइफ। लाइफ सर्वाइव कर रही है, कौन सी लाइफ है बेटा, यहाँ पे प्रोकैरियोट्स है। और ओरिजिन के जो प्रोकैरियोट्स है वो इवॉल्व कैसे हो रहे हैं, ओरिजिनेट कैसे हो रहे हैं।
तो बुक में इसकी बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं बताएगी, लेकिन हम यहाँ पे बस एक पॉइंट बताते हैं इनकी ओरिजिन हुई है बायोएलिमेंट के मिलने से, और इनकी जो सर्वाइवल है इनकी सर्वाइवल की वजह ये है कि एक्सट्रीम कंडीशन में भी प्रोकैरियोट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर प्रोकैरियोट्स के ग्रुप है आर्चियोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया के ग्रुप है आर्चियोबैक्टीरिया, कैन टॉलरेट टेंपरेचर ऑफ 120 डिग्री सेंटीग्रेड, 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर में भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो बेटा ये हाई टेंपरेचर में एग्जिस्ट कर सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि जब ये एग्जिस्ट कर गए तो एग्जिस्टेंस के बाद अगला स्टेप इन्होंने करना है प्रोकैरियोट्स से किस तरह यूकेरियोट्स बनते हैं। ये स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहाँ तक ही आज पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोट्स ओरिजिनेट कैसे हुए और वो एग्जिस्ट कैसे करेंगे। अब प्रोकैरियोट्स से यूकेरियोट्स कैसे बनते हैं ये हम इंशाल्लाह कल